वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज। और आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई मलयालम फिल्म यानी कि भीष्म पर्वम के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे मेगास्टार ममूटी, शोबिन शाहिद, शाइन टॉम चेको, सुदेव नायर और श्रीनाथ बशी। इन सभी के अलावा भी फिल्म के अंदर और काफी सारे जाने पहचाने एक्टर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिनका छोटा बड़ा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है फिल्म के अंदर नजर आता है। फिल्म भीष्म पर्वम बेसिकली जो है एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है, जिसको अभी कुछ दिनों पहले थिएट्रिकल रिलीज के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज करवाया गया है, जहां पर फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही आपको मलयालम भाषा के साथ साथ सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में भी देखने को मिल जाती है। मुझे इस फिल्म को देखने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, तो इसलिए अब समय लग ही चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और समय ले लेते हैं और फिल्म के हिंदी वर्जन को भी देख लेते हैं। तो मैंने फिल्म को जो है मलयालम ऑडियो के साथ और कह सकते हैं कि 60-70% जो है फिल्म के हिंदी वर्जन को भी यहां पर देखा हुआ है, तो आपको फिल्म की हिंदी डबिंग के बारे में भी जो है हम यहां पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन बनता है उसे अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म भीष्म पर्वम एक अच्छी बेहतरीन कह सकते हैं कि गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है। मतलब देखा जाए तो फिल्म जो है बेसिकली एक कमर्शियल फिल्म है, पर कमर्शियल फिल्म होने के बावजूद भी जिस तरीके से इसकी कहानी को, इसके कैरेक्टर्स को यहां पर लिखा गया है वो बहुत ही रियलिटी के करीब है। और रियलिटी के करीब रखते हुए भी फिल्म में नजर आने वाले काफी सारे सीन्स को जिस तरीके से एलिवेट किया गया है, कैरेक्टर्स को जिस तरीके से एलिवेट किया गया है, वो सही में काबिले तारीफ है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की कहानी जो है बहुत ही सिंपल है। वैसे अगर आप एक लाइन में देखोगे कहानी को, तो कहानी जो है एक लाइन में बहुत ही सिंपल नजर आती है, पर क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कास्टिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी कहानी के अंदर जो है कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और उन एक एक कैरेक्टर्स का दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जो रिलेशंस है ना वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इस सिंपल सी कहानी को भी जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में जो है यहां पे प्रेजेंट किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप इस फिल्म को देखने बैठते हो तो फिल्म की शुरुआती कुछ मिनटों के अंदर ही आप इस चीज को जो है पूरी तरह से महसूस करने लगोगे कि फिल्म की कहानी के अंदर जो है हमें महाभारत की जो है झलकियां जो है वो साफ साफ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले टाइटल कार्ड में ही भीष्म पर्वम जो टाइटल आता है उसके अंदर ही आपको काफी सारे जो है तीर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ममूटी के द्वारा एक डायलॉग भी बोला जाता है जहां पर वो बोलते हैं कि मेरी मौत तभी होगी जब मैं चाहूंगा। तो साफ साफ यहाँ पर कुछ डायलॉग्स के द्वारा, टाइटल कार्ड के द्वारा इस चीज को दिखा दिया जाता है कि यहाँ पर ममूटी का जो कैरेक्टर है माइकल नाम का, वो इस कहानी के भीष्म पितामह है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे बाकी भी जितने कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, यहां पर आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधी हुई है, पर आंखों पे जो है काला चश्मा जो है आपको देखने को मिलता है। दूसरी तरफ एक पिता का कैरेक्टर है जिसके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ किसी के सामने बोलता नहीं है, उसके ऊपर हर कोई हावी रहता है। बाकी देखोगे कि दो परिवार है जिनके बीच में झगड़ा चल रहा होता है, जिनके बच्चों के बीच में जो है झगड़ा चल रहा होता है, कोई सेंसिबल है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सेल है। तो जब आप फिल्म देखने बैठोगे तो ये चीज जो है बिल्कुल साफ साफ जो है आपकी आंखों के सामने रहेगी और आप इस चीज को जो है बहुत ही आसानी से जो है यहां पर महसूस करने लगोगे। और फिल्म के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स है कि आपको इसी चीज से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अगर आप विकिपीडिया पे जाओगे तो बाकायदा हर कैरेक्टर्स को लेते हुए एक फैमिली ट्री जो है आपको देखने को मिलती है। आप विकिपीडिया पे भी जाके देख सकते हो। तो कैरेक्टर्स जो है फिल्म के अंदर बहुत ही सारे देखने को मिलने वाले हैं। और इस फिल्म का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहीं पर नजर आता है कि फिल्म के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी यहां पर जिस तरीके से उन कैरेक्टर्स को लिखा गया है, जिस तरीके से उन कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है, एट द सेम टाइम जो परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं वो इतनी बेहतरीन है कि जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं ना कहानी के अंदर, उन सभी कैरेक्टर्स के अंदर के जो इमोशंस है, उनकी जो कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजी है, जो उनके विचार हैं, जो भी उनके रिलेशंस हैं, हर एक चीज के साथ जो है आप रिलेट करने लगते हो, आप जो है कनेक्ट करने लगते हो। और मैं कहूंगा कि यहीं पर फिल्म की जो राइटिंग है वो सबसे ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ साथ इन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स के अंदर हमें फिल्म अंत होते होते जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको जिस तरीके का एक बेस दिया गया है वो इतना नेचुरल नजर आता है कि जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे वो सही में बहुत ही कमाल की थी। फिल्म के अंदर इतने सारे कैरेक्टर नजर आने की वजह से हो सकता है कि आपको भी मेरी तरह शुरुआत में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में इतने सारे कैरेक्टर्स जो इस तरीके से सामने आते हैं तो उन कैरेक्टर्स के नामों को याद रख पाना, उन कैरेक्टर्स के और एक दूसरे के बीच में जो रिलेशंस है उन्हें समझ पाने में जो है मुझे पर्सनली जो है फिल्म की शुरुआती कुछ मिनटों में जो है थोड़ा सा टाइम लगा। और ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है राइटिंग इतनी परफेक्ट तरीके से चलती रहती है कि कौन से कैरेक्टर को कितना समय देकर किस तरीके से
से सामने रखना है उस चीज को इतना बेहतरीन तरीके से यहां पर हैंडल किया गया है कि जिस कैरेक्टर का जितना बड़ा इंपैक्ट कहानी के ऊपर होता है उसे उतना ही स्क्रीन टाइम देकर उसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ खत्म होते होते हम सारे ही कैरेक्टर्स को जो है यहां पर पहचानने लगते हैं, उनके इरादे समझने लगते हैं, उनके इमोशंस को समझने लगते हैं और ये फिल्म जो है पूरी तरह से एक इंगेजिंग गैंगस्टर ड्रामा के तौर पे नजर आने लगती है। इसके अलावा इस फिल्म का जो एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो फिल्म के अंदर जितने गाने हमें सुनने को मिलते हैं वो तो बेहतरीन है ही, पर साथ ही साथ इसके म्यूजिक का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसका बीजीएम। फिल्म के अंदर एक एक बीजीएम जो हमें सुनने को मिलता है वो सही में कमाल का है। ऐसा नहीं कि आपको इतनी बड़ी फिल्म के अंदर इक्का दुक्का बीजीएम सुनने को मिलते होंगे, काफी सारे डिफरेंट बीजीएम सुनने को मिलते हैं और कहा जाए कि हर कैरेक्टर के लिए, हर सिचुएशन के लिए जो है, हर इमोशन के लिए जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ बीजीएम जो है हमें यहां पर सुनने को मिलता है और वो जो है कैरेक्टर्स के इमोशंस को हमारे तक पहुंचाने में, कैरेक्टर्स को एलिवेट करने में हर तरीके से जो है पूरी तरह से सफल रहता है और फिल्म का जो बीजीएम है वो सही में बहुत ही कमाल का है। फिल्म में सभी की परफॉर्मेंसेस जो है बहुत ही कमाल की हैं, पर मेरे नजर में जो 3 बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर मुझे पर्सनली लगी वो थी यहां पर मेगास्टार ममूटी की, शोबिन शाहिर की और शाइन टॉम चेको की। सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर देखा जाए तो टाइटल के हिसाब से और बड़े स्टार के हिसाब से जो है यहां पर ममूटी जी को जो है सेंटर में रखते हुए कहानी को जो है लिखा गया है, तो उनका परफॉर्मेंस जो है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। उनका कैरेक्टर अपने समय पर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है, पर मेरी नजर में शोबिन शायर का जो कैरेक्टर यहां पर देखने को मिलता है वो सबसे बेहतरीन तरीके से यहां पर लिखा गया है। उस कैरेक्टर के साथ हम बहुत ही जल्दी जो है कनेक्ट करने लगते हैं। उसके अंदर जो डिफरेंट शेड्स हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव थे। जिस तरीके का इमोशन उस कैरेक्टर के अंदर देखने को मिलता है और उसे जिस तरीके से पर्दे पर यहां पर शोबिन शायर ने पेश किया है ना, वो सही में बहुत ही कमाल का था। मतलब कहूंगा कि इस पूरी फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है ना मुझे, तो वो है शोबिन शायर। उसके बाद मैं कहूंगा कि ममूटी जी का जो स्क्रीन प्रेजेंस है मास सीन में, बाकी क्लाइमैक्स से पहले एक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। तो ओवरऑल कहा जाए तो सभी की परफॉर्मेंसेस जो थी बहुत ही बेहतरीन थी। पर इसी के साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इन एक्टर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, इन कैरेक्टर्स के अंदर की गहराइयों को समझना चाहते हो, तो मेरा पूरी तरह से एक रिकमेंडेशन है कि आप इस फिल्म को मलयालम वर्जन में ही देखो, क्योंकि इस फिल्म की हिंदी डबिंग जो है बहुत 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 ही एवरेज है। ऑनेस्टली मतलब फिल्म की डबिंग को देखते वक्त कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि केवल छोड़ दो ममूटी जी के कैरेक्टर की वॉइस को, अगर छोड़ दो तो कहीं पर भी ऐसा लगा ही नहीं कि जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना, एक भी कैरेक्टर को जो है बिल्कुल ढंग की वॉइस जो है यहां पर दी नहीं गई है। बड़े बड़े वॉइस आर्टिस्ट को यहां पर लिया गया है, पर कैरेक्टर्स जिस तरीके से हैं उनके हिसाब से जो वॉइस ली गई है ना वो बिल्कुल मेल नहीं खाती है। मतलब आप एक नेगेटिव टाइप शेड में जो है आप यहां पर एकदम हीरो वाली वॉइस को दे रहे हो, वो कहीं पर भी जो है चीज बिल्कुल जमती हुई नजर नहीं आती है। और मैं कहूंगा कि किसी भी कैरेक्टर के अंदर की गहराई को, की शेड को ये वॉइस जो है कहीं पर भी बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाती है। चलो वॉइस आर्टिस्ट तो छोड़ दो, अगर आप फिल्म के अंदर अगर एक पल के लिए भी जो है ना लिपसिंग पर ध्यान दे दोगे ना, तो कहीं पर एक हल्का सा अटेम्प्ट भी जो है देखने को नहीं मिलता है कि लिपसिंग के साथ जो है डायलॉग्स को मैच करने की कोशिश की गई हो। ऑलमोस्ट हर सीन के अंदर जो है लिपसिंग कहीं पहले जा रही है, कहीं बाद में जा रही है, डायलॉग पहले आ रहा है, डायलॉग बाद में खत्म हो रहा है। तो डबिंग जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इस पर्टिकुलर फिल्म की मुझे नजर आई। और हिंदी जो वॉइस दी गई है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो जो वॉइस है ना वो एक ही टोन में चल रही होती है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो आप देखोगे तो एक ही टोन उस पूरी वॉइस के अंदर आपको देखने को मिलता है। हाई है तो हाई, लो है तो लो, पर जो वेरिएशन कैरेक्टर्स के अंदर हमें शुरू से लेकर अंत तक में देखने को मिलते हैं उसे कहीं पर भी जो वॉइस है उसे बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाती है, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट मैं कहूंगा कि शोबिन शायर के कैरेक्टर पर पड़ता है। शुरू से जो जिस तरीके से टोन उनका नजर आ रहा होता है हिंदी वॉइस के अंदर, वो कहीं पर भी उनके कैरेक्टर को वहां पे जस्टिफाई नहीं कर पाता है। हाँ कहूंगा कि क्लाइमैक्स आते आते वो जो वॉइस है कहीं ना कहीं उस सिचुएशन
सिचुएशन के हिसाब से मैच करने लगती है, पर शुरू में कहीं पर भी वो जो चीज है मैच करती हुई नजर नहीं आती है। और फिल्म के अंदर अनुसया भारद्वाज भी नजर आती है और उनको जो वॉइस दी गई है ना, उसे सुन के तो सही में मेरा एक पल को दिमाग खराब हो गया था। मतलब उन्हें फिल्म के अंदर एक बेटी की मां के रोल में दिखाया गया है। उनकी उम्र जो है लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे ममूटी की उम्र के, ममूटी का जो कैरेक्टर है उसके बराबर का दिखाया गया है, पर उन्हें जो है एक मतलब कह सकते हैं कि यंग लड़की का जो वॉइस है वो दिया गया है। मतलब क्या, मतलब सोच समझ के आजकल के जो डबिंग डायरेक्टर्स हैं वो वॉइस आर्टिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको एक छोटा सा टाइम पीरियड दिया जाता है और उसी के अंदर जो मन आता है वो करते हैं। कोई सीरियसनेस जो है इस फिल्म की डबिंग के अंदर मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई। इससे लाख गुना अच्छी डबिंग जो है सोनी लिव के अंदर हमें देखने को मिली थी सल्यूट फिल्म के अंदर। बहुत ही एवरेज डबिंग है इस फिल्म की और मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इस फिल्म को हिंदी में देखकर एंजॉय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बाकी फिल्म के डायलॉग्स काफी बेहतरीन है। इसके अलावा एक गैंगस्टर ड्रामा के तौर पर, एक पीरियड फिल्म के तौर पर अगर आप देखोगे तो फिल्म की जो ओवरऑल मेकिंग है, जो कॉस्ट्यूम्स, जो कलर टोनिंग दी गई है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा बात करें फिल्म के स्क्रीन प्ले की, तो जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म की कहानी जो है बहुत ही सिंपल है और सिंपल सी कहानी के साथ जो स्क्रीन प्ले देखने को मिलता है वो काफी हद तक प्रेडिक्टेबल जरूर है, पर जिस तरीके से कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है और उनके बीच में जिस तरीके से ड्रामा क्रिएट होता है, जो एक सटल ड्रामा, जो रियलिस्टिक ड्रामा क्रिएट होता है, वो कहीं ना कहीं हमें इंगेज करके रखता है। पर यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि ये चीज जो है हर किसी के लिए उस तरीके से काम नहीं भी कर सकती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो भीष्म पर्वम एक अच्छी गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है। अगर आप रियलिस्टिक वे में जो है एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो, अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखना चाहते हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, तो ये फिल्म जो है आपके लिए है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।